नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करंट एनालिसिस में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं 10 जनवरी 2022 के प्रमुख करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। उन करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। हर एक करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया जाएगा, जिससे उससे बनने वाली हर एक स्टैटिक जीके को भी कवर करते हुए चलेंगे। तो दोस्तों, आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। इसमें हमने करंट अफेयर्स के पुराने क्वेश्चन को भी कवर किया है। तो दोस्तों, इस वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, जिससे बनने वाला हर एक प्रश्न आप अपने एग्जाम में कवर कर सकें। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल करंट एनालिसिस को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आज का सबसे पहला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में धारचूला में महाकाली नदी पर पुल के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी है? दोस्तों, ये पुल बनने जा रहा है महाकाली नदी पर धारचूला में। तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा नेपाल। यानी भारत सरकार ने नेपाल के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है, जिसमें भारत सरकार धारचूला में महाकाली नदी पर एक पुल का निर्माण करेगी। अब अगर बात करें नेपाल की, तो नेपाल की अगर बात करते हैं तो नेपाल की राजधानी आप सबको पता है काठमांडू है। प्रधानमंत्री जो अभी हाल ही में बने हैं शेर बहादुर देउबा बने हैं। नेपाल की जो पहली महिला राष्ट्रपति हैं उनका नाम है विद्या देवी भंडारी जी। दोस्तों, ये वर्तमान में राष्ट्रपति हैं और ये नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति भी हैं, तो इनका नाम याद रखिएगा विद्या देवी भंडारी। अब दोस्तों, अगर बात करें मुद्रा की, तो नेपाल में जो मुद्रा चलती है उसका नाम है नेपाली रुपया। और अगर बात करें भारतीय राजदूत वहाँ पे कौन नियुक्त हैं वर्तमान में, तो विनय मोहन क्वात्रा। बात करें भारत की सीमा नेपाल के साथ कितने किलोमीटर की लगती है, तो 1751 किलोमीटर की सीमा भारत नेपाल के साथ साझा करता है। 1751 किलोमीटर की ये भारत और नेपाल के बीच बॉर्डर है, 1751 किलोमीटर की। अब अगर बात करें किन राज्यों के साथ सीमा साझा करता है नेपाल, तो भारत के 5 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। दोस्तों, 5 राज्यों के नाम ये हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। ये हैं 5 राज्य जो भारत की सीमा नेपाल के साथ साझा करते हैं। नेपाल के प्रांतों की संख्या 7 है, यानी नेपाल में 7 प्रांत हैं। अब नेपाल की सबसे लंबी नदी की बात करें तो दोस्तों, नेपाल की सबसे लंबी नदी कर्णाली नदी है। और नेपाल का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है, याद रखिएगा। ये प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। नेपाल का राष्ट्रीय खेल, श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल, ये सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमारे पड़ोसी देशों के राष्ट्रीय फूल क्या है, राष्ट्रीय खेल क्या है और राष्ट्रीय जानवर क्या है, तो इस संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसी के क्रम में याद रखिएगा कि नेपाल का जो राष्ट्रीय खेल है वो वॉलीबॉल है। अब दोस्तों, आप सबको पता है कि माउंट एवरेस्ट जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, तो वो कहाँ स्थित है? हम सबको पता है माउंट एवरेस्ट नेपाल में ही स्थित है। अब अगर बात करें माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, तो नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इस प्रश्न को याद रखिएगा। दोनों प्रश्नों में इतना सा अंतर है कि सबसे लंबी चोटी कहाँ पे है, तो माउंट एवरेस्ट है जो कि नेपाल में स्थित है। अब अगर जो माउंट एवरेस्ट है उसको नेपाल में कहा क्या जाता है, तो हम सबको पता होना होगा कि सागर माथा नाम से नेपाल में इसको जाना जाता है। फिर अब बात करें अगर राष्ट्रीय पक्षी की और राष्ट्रीय पशु की, तो राष्ट्रीय पक्षी हिमालयन मोनल हो जाएगा, राष्ट्रीय पशु गाय है और फिर राष्ट्रीय फूल लाली गुरुंस है। अब अगर बात करें महाकाली नदी के बारे में, तो महाकाली नदी को काली नदी और शारदा नदी के भी नाम से जाना जाता है, जिसका उद्गम काला पानी पिथौरागढ़ जिला उत्तराखंड से होता है। कहाँ से होता है? काला पानी पिथौरागढ़ एक स्थान है जिला उत्तराखंड में, वहाँ से इसका महाकाली नदी का उद्गम होता है। और दोस्तों, फिर ये जाके कहाँ गिरती है, कहाँ मिलती है, तो घाघरा नदी में, जो कि गंगा की एक सहायक नदी है, उसके साथ जाके मिल जाती है और उस नदी में जाके गिरती है। ये था महाकाली नदी के बारे में। ये काला पानी विवाद अभी भारत सरकार का और नेपाल का अभी हाल ही में चर्चा में रहा था, तो याद रखिए काला पानी भारत के उत्तराखंड जिले से संबंधित है। फिर दोस्तों, बात करें नेशनल पार्क की, तो नेपाल का नेशनल पार्क है चितवन नेशनल पार्क। ये नेपाल में स्थित है। अगर आपसे पूछा था चितवन नेशनल पार्क किस देश में स्थित है, तो चितवन नेशनल पार्क नेपाल का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। फिर बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, किस देश ने भारत के साथ सहतूत बांध को विकसित करने के लिए समझौता किया है? यानी सहतूत बांध का निर्माण अब भारत के साथ अफगानिस्तान करने वाला है। इसका निर्माण अफगानिस्तान में होगा, जो भारत की मदद से किया जाएगा। सहतूत बांध की अगर बात करें, सहतूत बांध को लालंदर बांध भी कहा जाता है, लालंदर बांध। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है ये, सहतूत बांध या लालंदर बांध, लालंदर बांध। फिर अगर इसकी डिटेल की बात करें तो
आप सबको पता है अफगानिस्तान की राजधानी काबुल हो जाएगी, मुद्रा अफगानी है वहाँ पे। और सहतूत बांध की बात करें तो दोस्तों इसका निर्माण मैदान नदी पे किया जा रहा है। किस नदी पर, यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है, किस नदी पे किया जा रहा है। तो सहतूत बांध का निर्माण मैदान नदी पे किया जा रहा है, जो कि काबुल की एक सहायक नदी है। एक और बांध है अफगान इंडिया फ्रेंडशिप बांध, जिसका निर्माण हरी नदी पे किया जा रहा है। दोस्तों बांध और वो किस नदी पे किया जा रहा है महत्वपूर्ण होता है, तो हम जानते हैं कि सहतूत बांध यानी लालंदर बांध का निर्माण मैदान नदी पे किया जा रहा है। अफगान इंडिया फ्रेंडशिप बांध का निर्माण हरी नदी पे किया जा रहा है। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, अरुण जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस देश में किया जा रहा है। अरुण जल विद्युत परियोजना, तो बात करें अरुण जल विद्युत परियोजना का, तो इसका निर्माण नेपाल में किया जा रहा है। भारत की मदद से किया जाएगा इसका निर्माण। फिर अब बात करें अगर नेपाल की, तो नेपाल आप सबको पता है नेपाल की राजधानी काठमांडू है, काठमांडू है और काठमांडू है। वहाँ मुद्रा रुपया चलती है। अगर बात करें राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति वहाँ पे विद्या देवी भंडारी जी हैं। फिर अब दोस्तों बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है हमारा, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में किस राज्य को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 किस राज्य को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों वर्ष 2020 में उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में। अब अगर इस प्रश्न की डिटेल की बात करें दोस्तों, तो नेशनल वाटर अवार्ड ये तीसरी बार है जो कि 2020 में दिया गया है। इसकी शुरुआत 2018 से हुई थी, इसकी शुरुआत 2018 से पहली बार, फर्स्ट टाइम कब दिया गया, 2018 में दिया गया। अब अगर बात करें 2020 की, तो 2020 में जो नेशनल वाटर अवार्ड दिया गया है, इसमें पहला स्थान उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। अब तो एग्जामिनर स्मार्ट हो गया, तो दूसरा और तीसरा स्थान भी पूछता है, तो हम इसलिए दोनों को कवर करेंगे कि दूसरा स्थान किस राज्य का है, राजस्थान का है, तीसरा स्थान तमिलनाडु का है। यानी अगर हमसे प्रथम, दूसरा और तृतीय स्थान पूछता है, तो पहला उत्तर प्रदेश का हो जाएगा, दूसरा राजस्थान का हो जाएगा, तीसरा स्थान तमिलनाडु राज्य का हो जाएगा। अब दोस्तों अगर बात करें हाल ही में जो 2019 वाटर अवार्ड दिए गए थे, तो बात करें 2019 वाटर अवार्ड की, तो इसमें पहले स्थान पर तमिलनाडु रहा था, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र रहा था और तीसरे स्थान पर राजस्थान था। तो ये थे 2020 और 2019 के नेशनल वाटर अवार्ड, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। फिर अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, किस राज्य के स्कूल को सर्वश्रेष्ठ स्कूल अवार्ड दिया गया। किस राज्य के स्कूल को सर्वश्रेष्ठ स्कूल अवार्ड दिया गया। तो दोस्तों तमिलनाडु को, तमिलनाडु का एक स्कूल है राजकीय कन्या उच्च माध्यमिक स्कूल, राजकीय कन्या उच्च माध्यमिक स्कूल, जो कि कावेरी पट्टनम में तमिलनाडु के स्थित है। इसे बेस्ट स्कूल का अवार्ड दिया गया है। अब बात करते हैं अगर तमिलनाडु की, तो दोस्तों तमिलनाडु की आपको पता है कैपिटल चेन्नई हो जाएगी। मुख्यमंत्री अभी कौन है वहाँ पे, MK स्टालिन। दोस्तों इनका संबंध DMK पार्टी से, DMK पार्टी से है, यानी ये DMK पार्टी के मुख्यमंत्री हैं। दोस्तों एग्जाम बात करें तमिलनाडु के गवर्नर की, तो RN रवि जी वर्तमान में तमिलनाडु के गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं। दोस्तों एग्जामिनर अब आपसे मुख्यमंत्री और उनका संबंध किस पार्टी से है, किस पार्टी से संबंधित हैं, तो ये भी इस एग्जाम में आपके पूछा है। तो याद रखिएगा, किसी भी मुख्यमंत्री की बात हो, उनका संबंध किस पार्टी से है, वो किस राज्य के हैं, इसको जो याद रखिएगा। जैसे मुख्यमंत्री MK स्टालिन किस पार्टी से हैं, तो उनका संबंध DMK पार्टी से है। फिर दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है जो नेशनल पार्क की बात करते हैं। बात करें अब तमिलनाडु के प्रमुख नेशनल पार्क की, तो तमिलनाडु में गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क काफ़ी फेमस है, गुंडी नेशनल पार्क ये भी याद रखिएगा, इंदिरा गांधी जिसको अन्नामलाई के नाम से भी जाना जाता है, तो इंदिरा गांधी अन्नामलाई नेशनल पार्क कहाँ है, ये भी तमिलनाडु में स्थित है। मुदुमलाई ये भी काफ़ी फेमस नेशनल पार्क है, याद रखिएगा दोस्तों। गल्फ ऑफ मन्नार, गुंडी नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी जिसको अन्नामलाई के नाम से भी जाना जाता है, और मुदुमलाई नेशनल पार्क, ये सभी तमिलनाडु के प्रमुख नेशनल पार्क हैं, याद रखिएगा, जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। फिर अब दोस्तों बढ़ते हैं वन्यजीव अभ्यारण्य की तरफ। तो प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य सत्यमंगलम वन्यजीव अभ्यारण्य, वलानाडु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सभी तमिलनाडु के प्रमुख वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। अब दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल सीमा शुल्क मामलों में सहयोग और पारंपरिक सहायता भारत और किस देश के बीच एक समझौते को मंजूरी दी है। तो दोस्तों बात करें स्पेन को इसके साथ समझौता किया गया है। फिर अब बात करें अगर स्पेन की, तो स्पेन की जो राजधानी है वो मैड्रिड हो जाएगी। प्रधानमंत्री वहाँ पे पेड्रो सांचेज हैं और मुद्रा यूरो चलती है। अब बात करें अगर स्पेन की, तो स्पेन की जो सीमा है
वो एडोरा, पुर्तगाल, फ्रांस के साथ लगती है। अब ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जिब्राल्टर जल संधि ये स्पेन को मोरक्को से अलग करती है। अगर आपसे प्रश्न से पूछा जाता है कि स्पेन को मोरक्को से कौन अलग करता है, तो जिब्राल्टर जल संधि स्पेन को मोरक्को से अलग करती है। याद रखिएगा, स्पेन को मोरक्को से अलग करने वाली जल संधि जिब्राल्टर जल संधि है। अब बात करें स्पेन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो फुटबॉल। स्पेन का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल हो जाएगा। फिर अभी हाल ही में एक चर्चा में विषय रहा कि जो राफेल नडाल हैं उनका संबंध किस देश से है, तो वो स्पेन के एक धाकड़ टेनिस खिलाड़ी हैं, वर्ल्ड फेमस है। जैसे अपने यहाँ सचिन तेंदुलकर जी क्रिकेट के भगवान माने जाते हैं, वैसे वहाँ राफेल नडाल उनका पूरी दुनिया में नाम है। तो राफेल नडाल स्पेन के टेनिस खिलाड़ी हैं। उनके जन्म दिवस को यानी 3 जून को राष्ट्रीय टेनिस दिवस मनाने की घोषणा की है स्पेन ने। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस देश से संबंधित है। अगर आपसे पूछा जाता है कि राफेल नडाल का संबंध किस देश से है, तो ये स्पेन के टेनिस खिलाड़ी हैं। अब इनको जो जन्म दिवस होता है 3 जून, उसको राष्ट्रीय टेनिस दिवस अब मनाएगा स्पेन। तो याद रखिएगा दोस्तों। फिर अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, समय पर प्रदर्शन के लिए टॉप 10 वैश्विक सूची में शामिल एकमात्र भारतीय हवाई अड्डा कौन सा है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा चेन्नई इंटरनेशनल हवाई अड्डा। दोस्तों ये इसका स्थान 8वें स्थान पर रहा है। 8वें स्थान पर रहा है। जो टॉप 10 वैश्विक सूची शामिल हुई जिसमें समय पर प्रदर्शन के लिए हवाई अड्डे को चुना गया, उसमें चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 8वें नंबर पर रहा, जो कि भारत का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। फिर अब बात करते हैं प्रमुख इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। तो चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दोस्तों ये लखनऊ का है। लखनऊ में जो एयरपोर्ट बना है उसका नाम है चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दोस्तों ये वाराणसी का है। याद रखिएगा, आपसे वाराणसी आपसे एग्जामिनर ये भी पूछता है कि कौन सा हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों ये सभी यूपी के हैं, जिसमें हम शहर का भी नाम बता रहे हैं। चौधरी चरण सिंह लखनऊ में स्थित है। लाल बहादुर शास्त्री ये वाराणसी का हो जाएगा। कुशीनगर, दोस्तों इसका नाम कुशीनगर है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसका निर्माण हाल ही में भी हुआ है। फिर जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दोस्तों ये नोएडा याद रखिएगा, ये नोएडा में इसका निर्माण हो रहा है, और ये तो कुशीनगर का ही है। तो दोस्तों ये थे यूपी के कुछ। और दोस्तों अभी हाल ही में श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भगवान राम जी के नाम पर अयोध्या में निर्माण हो रहा है। तो दोस्तों ये सभी हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और फिर बात करें और भी, तो और भी जो इंटरनेशनल पार्क हैं, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल हवाई अड्डा, तो दोस्तों ये कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। याद रखिएगा दोस्तों, एग्जामिनर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से संबंधित प्रश्न पूछता है और पूछा भी गया एग्जाम में, तो आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है, तो इनको याद जरूर रखिएगा। फिर बात करें वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो ये अंडमान एंड निकोबार में है। और बात करें डाबोलिम की, तो डाबोलिम इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये गोवा का है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की बात करें तो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तेलंगाना में है। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की बात करें तो ये पटना बिहार का हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसकी वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी, जहाँ पे हमने सभी इंटरनेशनल हवाई अड्डों को कवर किया, किस राज्य में किस शहर में स्थित है। वहाँ जाके आप इस वीडियो को भी देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। फिर दोस्तों बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है हमारा, जनवरी 2022 में किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा उन्नति पोर्टल लॉन्च किया गया? कौन सा पोर्टल? उन्नति पोर्टल। तो दोस्तों उन्नति पोर्टल की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में, दोस्तों हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अभी हाल ही में उन्नति पोर्टल की शुरुआत की है। अब बात करें अगर हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश की कैपिटल हो जाएगी शिमला। मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर जी। अब अगर इनका संबंध पूछे किस पार्टी से है, तो ये बीजेपी पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी, याद रखिएगा बीजेपी पार्टी के हैं। गवर्नर की बात करें तो हाल ही में गवर्नर विश्वनाथ आलेखा जी को बनाया गया है। अब बात करते हैं विधानसभा सीटों की, तो विधानसभा सीटें 68 हैं, लोकसभा की 4 सीटें हैं और राज्यसभा की 3 सीटें हैं। अब दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, ममता बियॉन्ड 2021 पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक का नाम है ममता बियॉन्ड 2021। दोस्तों ये महत्वपूर्ण पुस्तक है, इसको लिखा है जयंत घोषाल ने। दोस्तों पुस्तकों से संबंधित प्रश्न आपसे एग्जामिनर अक्सर पूछता है। इसकी भी एक डिटेल वीडियो हमारे चैनल कंटेंट से उपलब्ध है, आप प्लेलिस्ट में उसको जाके देख लीजिए, जहाँ पे हमने 2021 और 2022 की प्रमुख पुस्तकों के जितनी भी हैं उन सबको कवर किया। उसकी वीडियो आपको कंटेंट पे मिल जाएगी, देख जरूर लीजिएगा, जिससे एग्जामिनर आपसे कोई भी पुस्तक का नाम पूछता है आप तुरंत उसका दे पाएँ उत्तर। अब दोस्तों अगर बात करें और भी प्रमुख पुस्तकों की, तो और भी जो पुस्तक हैं, लाल सलाम हाल ही में स्मृति ईरानी जी के द्वारा लिखी गई। दोस्तों किताबें कौन सी इंपॉर्टेंट होती है? जो कोई नेता लिखता है या कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी
इन सब संबंधित जो किताबें होती हैं या कोई फेमस नॉवल राइटर लिखता है जैसे चेतन भगत जी, सुधा मूर्ति जी, और इन सब के द्वारा जो लिखी गई पुस्तक होती है अक्सर एग्जामिनर दिमाग में रखता है और उनको प्रश्न में डालता जरूर है। जैसे हाल ही में एनटीपीसी के एग्जाम में चेतन भगत की कई पुस्तकों का नाम पूछा गया था। तो ये सभी पुस्तक आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, वहाँ जाके आप देख लीजिएगा डिटेल से। फिर अगर बात करें डायनेस्टी टू डेमोक्रेसी द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ स्मृति ईरानी ट्रम्प, दोस्तों ये पुस्तक लिखी गई है अनंत विजय द्वारा, याद रखिएगा अनंत विजय जी के द्वारा। अब ये किसके ऊपर है, तो ये स्टोरी है स्मृति ईरानी की, ये भी एक नेता है। तो सीधी सी बात है, इस पुस्तक इंपॉर्टेंट रहती है, एग्जाम में पूछी जा सकती है, याद रखिएगा। डायनेस्टी टू डेमोक्रेसी द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ स्मृति ईरानी ट्रम्प, अनंत विजय। अब बात करें सनराइज अयोध्या की, ये अभी हाल ही विवादों में रही थी, जिसको बैन करने की मांग की गई थी। काफ़ी चर्चित पुस्तक रही है। अभी हाल ही में 2-4 महीने के पहले ये पुस्तक सलमान खुर्शीद जी के द्वारा रिलीज़ की गई थी, उन्हीं के द्वारा लिखी भी गई है, जिसको बैन करने की मांग की भी। इसमें कुछ अनावश्यक टिप्पणियाँ वगैरह हैं, जिसके कारण इसको बैन करने की मांग की गई। तो दोस्तों ये अभी याद रखिएगा, महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि विवादित पुस्तक है। सनराइज अयोध्या, नेशनहुड इन आवर टाइम्स। फिर अगली पुस्तक है मनोहर पर्रिकर, ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ। दोस्तों ये मनोहर पर्रिकर जी के ऊपर किताब है जो कि लिखी गई है नितिन गोखले जी के द्वारा, याद रखिएगा, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। मनोहर पर्रिकर, ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ। फिर अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, अक्षय पात्र फाउंडेशन ने पीएम पोषण योजना को बढ़ाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है। दोस्तों अक्षय पात्र फाउंडेशन ने पीएम पोषण योजना को बढ़ाने के लिए WFP यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ साझेदारी की। याद रखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि अक्षय पात्र फाउंडेशन एक बहुत बड़ा फाउंडेशन है जो गरीबों को या जो निर्धन हैं उनको भोजन कराने के लिए जिम्मेदारी लेता है। ये एक बड़े स्तर पर कार्य करता है। उसी ने पीएम पोषण योजना को आगे बढ़ाने के लिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP, याद रखिए, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ साझेदारी की है। फिर अगर बात करें इनके डिटेल की, तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, अगर बात करें WFP की, तो दोस्तों अभी इसको 2020 में नोबेल का शांति पुरस्कार मिला था। याद रखिएगा, नोबेल शांति। आपसे ये पूछ सकता है कि नोबेल पुरस्कार संबंधित प्रश्न इंपॉर्टेंट होता है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है 2020 का, याद रखिएगा। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, अब बात करें अगर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की, तो इसकी स्थापना या गठन 1961 में हुआ था। मुख्यालय दोस्तों इसका इटली, रोम में है और जो इसके प्रमुख हैं वो डेविड बिस्ले जी हैं। अब बात करें अगर देखो 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला था। अब दोस्तों ये है अगला कि मिड डे मील योजना की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो दोस्तों इसकी मिड डे मील की शुरुआत सबसे पहले तमिलनाडु ने की थी। अब जो मिड डे मील है उसका नाम बदल दिया गया है, उसका नाम कर दिया गया है पीएम पोषण योजना। ये भी याद रखिएगा किस योजना का नाम पीएम पोषण योजना किया गया, तो जो कि पहले मिड डे मील हुआ करती थी। फिर दोस्तों अब अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान परिसर का उद्घाटन किया है। तो दोस्तों इसका उद्घाटन वेस्ट बंगाल की कैपिटल कोलकाता में किया गया है। किसके द्वारा किया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। नाम क्या है, चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान परिसर। दोस्तों इसका उद्घाटन कोलकाता में किया गया। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, ब्रांड एम्बेसडर बैंक ऑफ बड़ौदा की कौन बनी है। तो दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा की जो ब्रांड एम्बेसडर बनी है वो भारतीय महिला क्रिकेटर हैं शेफाली वर्मा। उनको हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अब दोस्तों अगर बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा की, तो बैंक ऑफ बड़ौदा की जो स्थापना हुई थी वो जुलाई 1908 में हुई थी। याद रखिएगा, जुलाई 1908 में। फिर अगर बात करें CEO और MD की, तो CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर बैंक ऑफ बड़ौदा के संजीव चड्ढा जी हो जाएंगे और इसका हेडक्वार्टर है वडोदरा, गुजरात में। अक्सर बैंकों का जो हेडक्वार्टर होता है दिल्ली या मुंबई में होता है, लेकिन ये याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, इसका हेडक्वार्टर वडोदरा, गुजरात में है। अब दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला है हमारा, यूपी सरकार ने हाल ही में सैनिक स्कूल मैनपुरी का नाम बदलकर क्या कर दिया है, तो जनरल बिपिन रावत जी के नाम पर कर दिया है। ये भी याद रखिएगा, जनरल बिपिन रावत जी जिनका हाल ही में निधन हो गया था, उनके नाम पर सैनिक स्कूल मैनपुरी का नाम बदल दिया है, उनके नाम पर कर दिया गया है। आप सबको पता है भारत के पहले CDS थे, फर्स्ट CDS मतलब होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, फर्स्ट CDS। दोस्तों याद रखिएगा, फर्स्ट CDS थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। फिर दोस्तों अगला है, अमेरिकी परमाणु वाहक पोत की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन बनी है। तो दोस्तों अमेरिकी परमाणु वाहक पोत की कमान संभालने वाली पहली महिला एमी बॉन स्मिथ बनी है। याद रखिएगा, नौसेना का विमान वाहक पोत है
जो कि परमाणु विमान वाहक पोत है नौसेना का, अमेरिकी नौसेना का। तो जिसकी कमान अब कौन संभालेंगी? एमी बॉन स्मिथ संभालेंगी। अगर बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका की कैपिटल आप सबको पता है वाशिंगटन DC है, मुद्रा डॉलर चलती है और वर्तमान में राष्ट्रपति अमेरिका के जो बाइडन हैं। उपराष्ट्रपति की बात करें तो उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं। दोस्तों अगर आपसे पूछा था कि पहली महिला उपराष्ट्रपति, तो कमला हैरिस हैं। और किस मूल की हैं? तो ये भारतीय मूल की पहली महिला उपराष्ट्रपति हैं। तो ये भी याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। अगर आपसे पूछता है पहली भारतीय मूल की उपराष्ट्रपति अमेरिका की कौन है, तो कमला हैरिस हो जाएंगी। और दोस्तों बात की इनका संबंध कौन सी पार्टी से है, तो ये डेमोक्रेटिक पार्टी की हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी की हैं। दोस्तों वहाँ पे दो पार्टी हैं, एक डेमोक्रेटिक पार्टी है और दूसरी है रिपब्लिकन पार्टी। दोस्तों इससे पहले जो राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, वो रिपब्लिकन पार्टी से प्रेसिडेंट थे अमेरिका के। तो दोस्तों ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, जिनको हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा और हमारे चैनल करंट एनालिसिस को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।